गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली तासिका में हमने देखा था कि लेखक ने किस तरह से धूल का महत्व प्रतिपादित किया था। उन्होंने कहा था कि धूल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और धूल के बिना हमारा अस्तित्व है ही नहीं। परंतु हम लोग जो है धूल को महत्व नहीं देते, हम धूल से दूरी बनाकर रखना चाहते हैं। धूल के लिए हमारे मन में कोई सहानुभूति नहीं है, अपितु हम धूल को तुच्छ समझते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि परंतु ग्रामीण लोग जो हैं, गांव के लोग जो है, भले ही शिक्षित शहरी समाजों में धूल को लोग गैर आवश्यक चीज़ मानते हैं। स्वास्थ्य के प्रति अत्यधिक सतर्क रहते हुए वे धूल से बचना चाहते हैं। वास्तव में इसके पीछे कारण यह है कि शहरों की धूल गायों और गोपालों के कदमों से उठने वाली धूल नहीं होती। शहरों की धूल औद्योगिक कारखानों, वाहनों की भारी भीड़ एवं विभिन्न प्रकार के आधुनिक निर्माणों से उत्पन्न धूल होती है, जो उनके साथ अनेक दूषित तत्वों को भी रखती हैं। उसके बीच अधिक समय तक रहने के कारण शरीर के विभिन्न अंगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। शहरों की धूल प्रदूषित होती है, इससे अनेक प्रकार की शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होने की आशंका रहती है। इसलिए शहरी जीवन शैली में धूल अनावश्यक एवं अस्वस्थकारी चीज़ मानी जाती है। शहरी समाजों में रहने वाले लोग धूल से हमेशा बचने की प्रवृत्ति रखते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा खतरा यह है कि हम अपने आधार या मूल चीज़ों से अलग होते हैं तो हमारा अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। इसका कहने का तात्पर्य यही है कि हम जैसे जैसे हमारी जो सबसे आवश्यक वस्तु है उससे जब हम दूर हो जाते हैं तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है। आगे लेखक कहते हैं कि ग्राम भाषाएं मतलब गांव की जो भाषा है, गांव वाले बड़े चालाक होते हैं, मतलब बहुत ही विचारशील होते हैं। वे कभी भी अपने सूक्ष्म बोध मतलब कम ज्ञान से धूल की जगह गर्द का प्रयोग कभी नहीं करती। गर्द मतलब रेत, जिसे हम रेत कहते हैं। धूल और रेत में अंतर है। कहा है कि धूल के जगह कभी भी वे गर्द का प्रयोग नहीं करते। धूल वह है जिसे गोधूली शब्द में हमने अमर कर दिया है। उनका मानना है कि धूल वह है जिसे हमने गोधूली शब्द से अमर किया है, न कि शहरों की धूल से। गोधूली क्या है? गोधूली जो है शाम के समय में गोपालों के पैरों से निकलने वाली धूल को हमने गोधूली की संज्ञा दी है। अमराइयों के पीछे छिपे हुए सूर्य की किरणों में जो धूली को सुना कर देती है, मतलब शाम के समय में जब गाय बैल निकलते हैं तब अमराइयों मतलब आम के बगीचे के पीछे से जो धूल उठती है और सूर्यास्त के समय का वह दृश्य जब ऐसा प्रतीत होता है कि वह सूर्यास्त की सुनहरी किरणें और आकाश में धूल छाई हुई है। सूर्यास्त के उपरांत लेक मतलब एक लाइन, जैसे हम कहते हैं ना सूर्यास्त के समय में एक लाइन बन जाती है, पर गाड़ी के निकल जाने के बाद जो रुई के बादल की तरह या ऐरावत हाथी के नक्षत्र पथ की भांति जहाँ की तहाँ स्थिर रहती है। कहा कि जब सूर्यास्त होते हैं तब जब आकाश में धूल उठती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक स्थान पर रुक गए हैं। जैसे बादल कभी कभी हमें एक स्थान पर रुके से प्रतीत होते हैं। ऐरावत हाथी किसका है? ऐरावत हाथी जो है इंद्र का है। ऐसा उन्होंने कल्पना की है कि जिस तरह से ऐरावत हाथी जो है नक्षत्र पथ पर जहाँ की तह स्थिर रहती है, उसी तरह से वह धूल भी आकाश में स्थिर एक स्थान पर रुकी हुई है। चांदनी रात में मेले जाने वाली गाड़ियों के पीछे जो कवि कल्पना की भांति उड़ती चलती है। कहा कि जब चांदनी रात में गाँव में लोग मेले देखने जाते हैं, चलो आजकल तो मेला लोग देखते ही नहीं है, मेले होते ही नहीं हैं, परंतु गाँव में फिर भी आजकल भी मेले लगते हैं, मेले भरते हैं। तो कहा कि जब चांदनी रात में लोग बैलगाड़ी में बैठ करके मेले का आनंद लेने जाते हैं, तब जो धूल उठती है
वह किसी कवि की कल्पना की भांति सुंदर प्रतीत होती है। जो शिशु के मुंह पर फूलों की पंखुड़ियों पर साकार, साकार मतलब जिसका आकार हो, सौंदर्य बनकर छा जाती है, धूल उसका नाम है। लेखक कहते हैं धूल वह नहीं है जो शहरों में, धूल वह है जो फूलों की पंखुड़ियों को और छोटे बच्चों को और अधिक सुंदरता प्रदान करती है। धूल वह है, धूल वह है जिसे गोधूली शब्द में हमने अमर किया है, न कि वह जो शहरों में पाई जाती है। गोधूली पर कितने ही कवियों ने अपनी कलम नहीं तोड़ दी। कलम तोड़ देना मतलब अच्छी रचनाएं लिखना। बहुत सारे लोगों ने गोधूली में अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी हैं, लेकिन यह गोधूली गांव की अपनी संपत्ति है जो शहरों के बाटे नहीं पड़ी। परंतु यह गोधूली जो है गांव की अपनी संपत्ति है, क्योंकि यह गोधूली जो है गांव में ही मिलती है, शहरों में नहीं। क्योंकि गोपाल जो है गांव में होते हैं और वे गाय बैल चराने जाते हैं और उसके पैरों की जो धूल उठती है वही गोधूली है, जो शहरों में प्राप्त नहीं होती है। एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता के निमंत्रण पत्र में गोधूली की बेला में आने का आग्रह किया था। कहा कि शहरों में, किसी शहर में एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता थे जिन्होंने एक कार्यक्रम रखा था और कार्यक्रम की जो पत्रिका थी उसमें लिखा था कि गोधूली की बेला में आना, मतलब जब गोधूली की बेला मतलब शाम का समय, शाम के समय आने का आग्रह किया था कि आप लोग कब आएंगे, गोधूली की बेला में, संध्या के समय। लेकिन शहर में धूल धक्कड़ के होते हुए गोधूली का, तो उन्होंने ये व्यंग्य किया है कि शहर के पुस्तक विक्रेता हैं और कहते हैं गोधूली की बेला में आना। शहरों में तो गोधूली होती ही नहीं है, तो वह जो आने वाले जो लोग हैं, जो मेहमान हैं, वे कब आएंगे? किस तरह पता चलेगा कि गोधूली की बेला हो चुकी है? गोधूली की बेला तो गांव में होती है जब गोपाल जो है घर लौटते हैं संध्या के समय। तो लेखक कहते हैं कि यह कविता की विडंबना है। विडंबना मतलब मजबूरी, मतलब उन्हें लिखना पड़ा क्योंकि पुस्तक विक्रेता है तो अपनी पुस्तकों का विमोचन, पुस्तकों का महत्व अधिक करके बोलेंगे ही। और गांव में जिस धूली को कवियों ने अमर किया है वह हाथी घोड़ों के पग संचालन से उत्पन्न होने वाली धूल नहीं है, वरन गोपालों की पदों की धूली है। और कहा कि गांव में जिस धूली को कवियों ने अमर किया, मतलब कवियों ने जिस धूली पर अपनी कविताएं लिखी है वह जो है हाथी घोड़ों के पैरों की धूल नहीं है, अपितु वह धूल जो है गोपालों की पदों की धूली है। नीच को धूरी समान, यह वेद वाक्य नहीं है, मतलब धूल के समान तुच्छ कौन है? कहा कि धूल के समान तुच्छ कौन है, मतलब धूल को सबसे तुच्छ माना है। यह कोई वेद वाक्य नहीं है। वेद वाक्य मतलब इसे सच मान लिया जाए ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि यह वेदों में नहीं लिखा गया है। कहा जाता है वेदों में लिखी गई सारी बात सच्ची होती है, परंतु यह कोई वेद वाक्य नहीं है जिसे हमें मान ही ले या फिर हम मान जाए। सती उसे माथे से, सती जो है अपनी मृत्यु के पहले उसे माथे से लगाती है, उस धूली को, अपनी मातृभूमि की धूली को वह माथे से लगाती हैं। योद्धा जो है आंखों से लगाता है। यूलिसिस होमर के महाकाव्य ओडिसी का एक प्रमुख पात्र जो कठिनाइयों से संघर्ष करने वाले व्यक्ति का प्रतीक बन गया है। कहा कि यह यूलिसिस जो है, जो संघर्ष करके जीत हासिल की है, ने प्रवास से लौटने पर इथाका, यूनान का एक स्थान है, की धूली चुमी थी, क्योंकि इथाका जो है उनकी मातृभूमि थी, उनकी कर्मभूमि थी। इसलिए यूक्रेन, यूक्रेन मतलब एक देश है, के मुक्त होने पर एक लाल सैनिक ने उसी श्रद्धा से वहां की धूली का स्पर्श किया था। श्रद्धा भक्ति इनकी चरम व्यंजना, चरम व्यंजना मतलब शब्द की वह वृत्ति या शक्ति जिससे उसके सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध होता है। जैसे हम मुहावरे के साथ करते हैं, मुहावरे जैसे हमें लगते हैं वैसे उसका अर्थ होता नहीं है, उसका अर्थ कुछ व्यतिरिक्त होता है। इसलिए कहा है कि श्रद्धा भक्ति स्नेह, इसकी चरम व्यंजना के लिए धूल से बढ़कर कौन साधन है, मतलब श्रद्धा भक्ति और स्नेह के लिए धूल से बढ़कर और कोई भी चीज नहीं है।
यहाँ तक कि घृणा, असूया आदि के लिए भी धूल चाटने, धूल झाड़ने आदि की क्रियाएं प्रचलित है। कहते हैं घृणा, हमें किसी के लिए घृणा का भाव बोध कराना है तो तब भी हम क्या करते हैं, धूल शब्द का ही प्रयोग करते हैं। जैसे धूल चाटना, धूल झाड़ना आदि क्रियाएं प्रचलित हैं। धूली, 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 धुरी आदि की व्यंजनाएं मतलब उपमाएं, नाम अलग अलग है। धूल जीवन का यथार्थवादी गद्य है, धूली उसकी कविता है। जो चार शब्द हैं, धूल, धूली, धूली, धुरी, का कि ये चार अलग अलग नाम भले ही हैं लेकिन है एक ही वस्तु। एक ही वस्तु के, एक ही चीज़ के अलग अलग नाम है, एक ही पक्ष के अलग अलग नाम हैं। पहला है धूल, जो कि जीवन का यथार्थवादी गद्य है। हम जो भी गद्य पढ़ते हैं, जो भी कहानियाँ पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं भले ही वह कल्पना का सहारा लेकर लिखा गया हो लेकिन वह हमारे जीवन के करीब होता है। वह कहानी हमारी इतनी करीब होती है कि उस कहानी के पात्र को हम एकाकार होकर देखते हैं कि वह पात्र हमारे जीवन में घटित होने वाली घटनाओं से संबंधित रखता है। तो कहा कि यह यथार्थ है। यथार्थ का अर्थ है सत्य, सच। कहा कि धूल जो है यथार्थ है और धूली उसकी कविता है और धूली जो है उसी गद्य का कविता का रूप है। तो कहा कि धूली उसकी कविता है जो धूल है। धूली छायावादी दर्शन है। छायावादी बच्चों, छायावाद एक समय था, एक कालखंड था। प्रथम विश्व युद्ध से लेकर के, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर के दूसरे वर्ल्ड वॉर तक की जो कविताएं लिखी गई वह छायावाद के अंतर्गत आती हैं। उसमें चार कवि मुख्य है, प्रसाद, निराला, वर्मा और पंत। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, फिर निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और महादेवी वर्मा जी। ये जो चार कवि कवयित्री हैं ये छायावाद के मुख्य स्तंभ माने जाते हैं। इन्होंने कविता जो लिखी है प्रकृति और सृष्टि के रहस्य को अति गूढ़ भावों में बांटना। छायावादी दर्शन मतलब उन्होंने प्रकृति और सृष्टि के रहस्यों को बिल्कुल बांट दिया था, सामने ला करके प्रकट कर दिया था। इसलिए उसे क्या कहा गया है, छायावादी दर्शन। जिसकी वास्तविकता संदिग्ध हो, मतलब ऐसी कविता, ऐसे काव्य रचना की है उन्होंने जिसमें अस्तित्व को कहीं नकारा है, जिसमें उन्होंने संदेह किया है, संदेह प्रकट किया है। और धुरी जो है लोक संस्कृति का नवीन जागरण है और धुरी जो है हमारा आने वाला समय है जो यथार्थ बोध कराता है। जो आने वाला समय जो नए जागरण के रूप में हमारे जीवन में आने वाला है, नया सुबह लेकर के आने वाला है, वह है धुरी। इन सबका रंग एक ही है, रूप में भिन्नता जो भी हो। कवि कहते हैं इन सबका रंग जो है, लेखक कहते हैं इनका सबका रंग जो है एक ही है, भले रूप में भिन्नता हो। एक गद्य है तो एक पद्य है, एक छायावादी दर्शन है जो प्रकृति और सृष्टि के रहस्य को अति गूढ़ भावों में बांट देता है, विभाजित कर देता है। तो अंतिम जो है धुरी, वह आने वाले लोक संस्कृति जो लोगों का कल्चर है उसका नवीन जागरण है, उसके नवीन रूप में धारणा है। मिट्टी काली, पीली, लाल तरह तरह की होती है। मिट्टी जो अलग अलग होती है, काली, पीली, लाल, अलग अलग रंग के होते हैं, आपको भी पता है, जैसे कि मैंने कहा था। परंतु धूली शरद के धुले उजले बादलों जैसा होता है। शरद ऋतु मतलब वर्षा के समय, वर्षा के बाद जो ऋतु होती है उसमें जब बादल उठते हैं तो उस शरद ऋतु के धुले उजले बादलों की तरह दिखाई देते हैं, जो श्वेत होते हैं, बिल्कुल सफेद होते हैं। धुले उजले बादलों का स्मरण हो आता है। धूल के लिए श्वेत नाम का विशेषण अनावश्यक है। धूल सफेद नहीं होता है, वह उसका सहज रंग है, उसका अपना ही एक विशेष रंग है जिसे हम धूल के नाम से जानते हैं। उसका रंग सफेद नहीं होता है। लेखक आगे कहते हैं हमारी देशभक्ति धूल को माथे से न लगाएं तो कम से कम उस पर पैर तो रखें। उन्होंने हमारे शहरी जीवन पर व्यंग्य किया है कि हम देखिए हम क्या करते हैं, हम धूल को माथे से भी तो लगाते ही नहीं है, अभी तो उसके ऊपर पैर भी नहीं रखते, क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे पैर मैले हो जाएंगे, इसलिए हम धूल को पैर से नहीं लगाते हैं। तो लेखक वही कहते हैं अगर धूल को कम से कम अगर अपने माथे से नहीं लगा सकते,
कम से कम अपनी देशभक्ति जाहिर करने के लिए उस पर पैर तो रखें। तो उन्होंने आगे कहा है, किसान के हाथ पैर मुंह पर छाई हुई यह धूल हमारी सभ्यता से क्या कहती है। जो हमारा कल्चर है, हमारा आधुनिक सभ्यता है, वह हमसे क्या कहती है। किसान उनसे हमसे क्या कहती है कि मेरे मुख पर, मेरे शरीर पर जो धूल छाई हुई है, हाथ पैर में धूल छाई हुई है, तो क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मुझे मैल मुझ में नहीं है, मुझ में मैला नहीं होता हूँ? इस तरह का सवाल जो है वह हमारी संस्कृति से कर रहा है। तो वह हमारे ऊपर व्यंग कर रहा है। जब मैं दिन भर इस तरह धूल में खेल सकता हूँ, धूल में रह सकता हूँ और अपना कर्तव्य निभा सकता हूँ, तो आप तो आधुनिक समाज के लोग हैं, तो आप कम से कम धूल को अपने शरीर से मत लगाइए, धूल पर पैर तो रखिए। हम कांच को प्यार करते हैं, धूली भरे हीरे में धूल ही दिखाई देती है, भीतर की कांति आंखों से ओझल रहती है। कहा कि हम तो कांच को प्यार करने वाले हैं, क्योंकि कांच से ही हम अपना नकली चेहरा देखते हैं। और धूली भरा जो हीरा है, बच्चे के बारे में कहा या किसान के बारे में कहा है, वह तो अंदर का कोई रूप दिखाई नहीं देता। उसके ऊपर जो धूल छाई होती है, हमें केवल वह धूल ही दिखाई देती है। अंदर की जो चमक है उस किसान के शरीर की, उसकी जो ताकत है, उसका जो स्वास्थ्य है, उसकी जो चमक है, हमारी आंखों से ओझल रहती है। इसलिए हमें वह भीतर की कांति मतलब चमक आंखों से ओझल रहती है। लेकिन ये हीरे अमर है और एक दिन अपनी अमरता का प्रमाण भी देंगे। कहा कि ये हीरे जो है अमर है और एक दिन अपनी अमरता का प्रमाण भी देंगे ही। कहा कि किसान का महत्व इसलिए गौण नहीं हो सकता, कहा किसान का महत्व किसी भी रूप में कम नहीं हो सकता। वह धूल से भरा होता है। धूल भरा हीरा भले ही अपनी चमक ना बिखेरे, मतलब जिस हीरे में हमने धूल में से निकाल, वो भले ही अपनी चमक ना बिखेरे, परंतु किसी चमकदार कांच से उसकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि हीरा तो अमर है। हीरा तो अमर है, वह अपनी अमरता का प्रमाण देंगे ही। वह कभी ना कभी वह चमकदार होगा ही। अभी तो उसने अटूट होने का प्रमाण दिया है। वह हीरा जो है, अभी तो उसने यह प्रमाण दिया कि वह अटूट है। यह हीरा किसके लिए कहा गया है? हमारे किसानों के लिए। हीरा अमर है और कांच नश्वर। एक तोड़ में ही, एक घन के हथौड़ से ही कांच जो है कई टुकड़ों में बट सकता है। परंतु उन्होंने कहा कि हीरा वही घन चोट ना टूटे, मतलब कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करे, हमारे किसान, हमारे सैनिकों के लिए बात कही गई है। कितने भी चोट करो, कितनी भी परेशान करो, परंतु हीरा वही है जो घन के चोट से ना टूटे। घन मतलब बड़ा वाला हथौड़ा। आपने देखा है किसी लोहार को, जो लोहे के अलग अलग आकार में बांटने का काम करते हैं, लोहे को घन से पीट कर उसे आकार में परिवर्तित करते हैं। तो कहा कि कितना भी बड़ा घन क्यों ना लो और हीरे पर वार करो तो वह हीरा नहीं टूटेगा, क्योंकि हीरा अटूट होता है। हमारे देश की सेना, हमारे किसान वैसे ही उस हीरे के समान है जो अटूट है। भले ही वह धूल मिट्टी से सने हुए क्यों ना हो, भले उसकी आभा हमारी आंखों से ओझल क्यों ना हो, एक न एक दिन वह अपनी आभा से इस संसार को जगमगाएंगे, जरूर जगमगाएंगे। वे उलटकर चोट भी करेंगे। कहा कि ऐसा समय भी आएगा जब वह उलटकर चोट भी करेंगे और तब कांच और हीरे का भेद जानना बाकी नहीं रहेगा। तब कहा है, तब कांच और हीरे में जो अंतर है वह जानना बाकी नहीं रहेगा। यहाँ पर कांच जो है हमारे शहरी सभ्यता का प्रतीक है और हीरा जो है वह हमारे ग्रामीण जीवन, हमारे किसान, हमारी सेना का प्रतीक है। तब हम हीरे से लिपटी हुई धूल को भी माथे से लगाएंगे। कहा है, तब हम उस धूल से लिपटी हुई उस हीरे को भी माथे से लगाएंगे। कहा कि तब हमें समझ में आएगा कि हीरा है क्या। तो उन्होंने कहा कि समाज में मौजूद धूल भरे हीरे जैसे व्यक्तित्व को पहचान कर उसकी महत्व देना आवश्यक है। हम उसे महत्व नहीं देते, हम उसे महत्वहीन कर देते हैं। हम उसका बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करते, उसे हम बिल्कुल भी अर्थहीन बना देते। इसलिए कहा कि जो हमारे सामने है उसे महत्व देना चाहिए, अभी तो जो हमारे समाज के लिए हितकर है उसे महत्व देना चाहिए। जिस समय हम उनके महत्व को पहचान गए, उस दिन से समाज को नई दिशा और गति जरूर मिलेगी। समाज को एक नया आईना मिलेगा, समाज को एक
नई दिशा मिलेगी। धूल भावनाओं की अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन है। ऐसा लेखक का कहना है कि धूल जो है हमारी भावनाओं को जो हम व्यक्त करते हैं उसका सर्वोत्तम साधन है। धूल के नन्हे कणों के माध्यम से देश प्रेम का पाठ पढ़ाने की कोशिश की है। लेखक ने कहा है कि धूल तो एक बहाना है, हमें उन्होंने देशभक्ति का पाठ पढ़ाया है। उन्होंने कोशिश की है कि धूल के नन्हे कणों को देश प्रेम के साथ गहरा संबंध है, क्योंकि हमारी देशभक्ति इसी धूल को माथे पर लगाती है। हमारे सैनिक मातृभूमि की रक्षा करने के लिए जाते समय इसी धूल को नमन करते हैं। विदेशों में मातृभूमि की मिट्टी का आदर और अधिक बढ़ जाता है। वास्तव में धूल देश की गरिमा, पहचान एवं अस्तित्व का द्योतक है। धूल का अस्तित्व बाहर से देखने पर भले ही अत्यंत तुच्छ लगे, लेकिन उसकी आंतरिक महत्व बहुत अधिक बढ़ जाती है। यह हमारे अस्तित्व एवं व्यक्तित्व को निर्मित करती है। यह हमारी पहचान बनती है। किसानों, सैनिकों एवं अन्य देशवासियों के लिए यह धूल महत्वपूर्ण है, बहुमूल्य है। धूल या मिट्टी के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से धूल के महत्व को प्रतिपादित करते हुए लोगों को उससे प्रेम करने की सीख दी है। अपनी मातृभूमि की धूल से प्रेम करना वास्तव में देशभक्ति को का ही प्रदर्शित करना है। इस तरह से उन्होंने धूल का महत्व प्रतिपादित किया है।